दोस्तों 6 अगस्त की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हो चुका है 6 अगस्त, तो आज की आपके लिए बिहार की टॉप 10 खबर लेकर आए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में देखना चाहते हैं तो आप KDB लाइव ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि KDB लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, KDB लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों बिहार में मानसून के सक्रिय होने से बिहार भर में यानी कि पूरे राज्य भर में भारी बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने छपरा और वैशाली समेत 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं पर पटना से बेतिया और किशनगंज तक कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात होने के आसार है। इसके साथ ही उत्तर बिहार के 1-2 जिलों को छोड़कर के पूरे बिहार में वज्रपात का खतरा बना रहेगा। इसके लिए येलो अलर्ट जारी करके लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। साथ ही साथ अगले 48 घंटे के भीतर पूरे बिहार में झमाझम बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज छपरा, सीवान, गोपालगंज, वैशाली, भोजपुर और किशनगंज जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं पर अन्य जिलों में भी कहीं कहीं बूंदाबूंदी होती रहेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने सुबह तत्कालिक अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट जारी करके मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पटना, शिवहर, समस्तीपुर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान, सारण, छपरा, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और फिर वज्रपात की चेतावनी जारी की है। दोस्तों बांग्लादेश में हो रहे उपद्रव और हिंसा को लेकर के बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस और फिर SSB को अलर्ट रहने को कहा है, जब बॉर्डर वाले इलाके में सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार पुलिस और फिर SSB को तैयार रहने का कहा गया है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं, जहाँ अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जबकि कई दर्जन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। हालांकि इतने बेकाबू हो गए हैं कि क्या आम क्या खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर के भारत में शरण लेना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में कई इमारतों और फिर संस्थानों को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दूं कि सीमांचल में बांग्लादेश और बिहार की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। कटिहार और किशनगंज में बांग्लादेश की सीमा सटी हुई है। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है और फिर पुलिस के साथ साथ SSB को सतर्क किया गया है और 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस और SSB अलर्ट मोड में आ गए। बांग्लादेश और बिहार की सीमावर्ती इलाकों में गाड़ियों की और हर आने जाने वालों की सघन जांच अभियान की जा रही है। पहचान पत्र देखने के बाद ही किसी को भी भारत में आने की अनुमति दी जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जब किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर वस्तु की जानकारी होने पर तत्काल सूचना देने को कहा गया है। जब लोग किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी स्थानीय थाना, जिले के SSP या फिर टोल फ्री नंबर 14432 या डायल 112 पर देने की अपील की है। दोस्तों अपने फैसलों और सख्त एक्शन के लिए फेमस शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का एक और अंदाज भी है, जिसके सभी कायल हैं। जहाँ डॉक्टर एस सिद्धार्थ एक आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं, जहाँ वे कभी रेहड़ी पटरी पर सब्जी खरीदते नजर आते हैं, तो कभी ट्रेन के जनरल बोगी में आम आदमी की तरह ही सफर करते हैं, तो कभी रेहड़ी पटरी में शेव करते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ का हाल फिलहाल ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब वीडियो में वे सड़क पर रफ्तार भरते हुए नजर आ रहे हैं मोटरसाइकिल में। हेलमेट लगाए एस सिद्धार्थ सुबह सुबह स्पोर्ट बाइक से रफ्तार का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट बाइक से सड़कों की शेयर करते हुए अपर मुख्य सचिव ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ दानापुर पहुंचे। जहाँ दानापुर में वे सुबह सड़क किनारे लगे लिट्टी चोखे के ठेले पर पहुंचे, जहाँ आसपास के लोगों के साथ बातचीत की और फिर लिट्टी चोखे का भी आनंद लिया। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस निराले अंदाज की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। लोग उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ अधिकारी बता रहे हैं। साथ ही शिक्षा विभाग में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जम करके तारीफ की जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ सिर्फ अपने काम के लिए नहीं बल्कि अपने अच्छे व्यवहार और फिर स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी सादगी का आलम यह है कि वे बिना किसी तामझाम और सिक्योरिटी के आम आदमी की तरह ही स्कूल पहुंच जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि शिक्षक और अधिकारी उन्हें पहचानते भी नहीं है, पहचान भी नहीं पाते। जब सड़क पर स्कूली बच्चों को देखते हुए अपने वाहन से यानी कि अपनी गाड़ी से उतर करके उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, जब उनसे पढ़ाई और फिर स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ की गिनती नीतीश कुमार के करीबी अफसरों में होती है, जब नीतीश कुमार उन्हें कई अहम विभाग की जिम्मेदारी दे चुके हैं। जब नीतीश का इस समय सबसे अधिक फोकस शिक्षा विभाग पर है।
दोस्तों, बिहार के मशहूर अधिकारियों की फहरिस्त में शुमार आईएएस काम्या मिश्रा की इस्तीफा पर तरह तरह की चर्चा हो रही है। जब लोगों के बीच चर्चा है कि इतनी कम उम्र में आखिर क्यों इस्तीफा दिया है, जब चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं इसलिए तो इस्तीफा नहीं दिया है, या फिर जितन सहनी कांड जांच में कुछ मामला जुड़ा हुआ तो नहीं है। आपको बता दो कि दरभंगा के एसपी काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, हालांकि अभी तक विभाग की तरफ से इस्तीफा कबूल नहीं किया है। जब मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी कांड मामले में काम्या मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई, जब वो इस कांड में विशेष जांच अधिकारी केस के खुलासे में काफी सक्रिय नजर आ रही थी। आपको बता दें कि बिहार की मशहूर आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा ने बातचीत में कहा कि अपनी निजी और फिर पारिवारिक वजहों से इस्तीफा दिया है। यह पुलिस मुख्यालय की तरफ से त्याग पत्र को लेकर के कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी कांड के बाद आईपीएस काम्या मिश्रा काफी सुर्खियों में था, जहाँ उन्हें ही मामले को सॉल्व करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। जब कुछ दिनों में इस पूरे मामले से पर्दा उठाने के बाद काम्या मिश्रा की खूब चर्चा हुई थी। आईपीएस काम्या मिश्रा को लोग लेडी सिंह की भी संज्ञा देते हैं। दोस्तों, बिहार में अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव से पहले बीजेपी नेता और फिर बिहार के श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने जीत को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। संतोष कुमार सिंह ने दावा करते हुए कहा कि 2025 के चुनाव में बिहार की 243 सीटों में एनडीए 225 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करके सरकार बनाएगी। जब 220 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इस बार का लक्ष्य और बड़ा, क्योंकि हमें 2025 तक जाना है। उन्होंने कहा कि इसकी रणनीति शुरू हो चुकी है और सारे कार्यकर्ताओं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्साहित है। 2020 के विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद की सभी 6 सीटों पर एनडीए की हार पर उन्होंने चिंता जताई है और कहा है कि जितना वोट हमें चाहिए था उतना मिला, लेकिन कुछ अपनों की वजह से सभी विधानसभा में एनडीए की प्रत्याशी चुनाव हार गए। दोस्तों, बिहार में मानसून पिछले दिनों से सक्रिय है, जहां बिहार की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी नदियां भी अब खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। दक्षिण बिहार की कई छोटी नदियां भी उफान पर आ गई है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजधानी पटना के पथुआ और फिर दनियावा इलाके में फल्गु नदी का विंग, धोवा नदी, लोकाय नदी जैसी कई छोटी नदियां उफान पर है। इससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो फिर वहीं पर कई जगह बांध टूट गए हैं। आपको बता दूं कि वहीं पर किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल नष्ट हो चुकी है। कई स्कूल भी जलमग्न हो चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। हालांकि अभी अन्य सालों की तुलना में नदी का जलस्तर पूरी तरीके से नहीं बढ़ा है। जल संसाधन विभाग ने जो बांध बनाए हैं उसने जवाब देना शुरू कर दिया है। हालांकि बांध टूटते ही विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है। विभाग के जई अशोक कुमार ने बताया है कि रात 3 बजे 2 बांध टूटने की सूचना मिली, जहाँ उसी वक्त हम लोग पहुंचे और फिर बांध बांधने का काम शुरू कर दिया। सभी जगहों पर विभाग के अधिकारी पैनी नजर रखे हुए हैं जहाँ पर बांध टूटने का सूचना मिली है। दोस्तों, खबर झारखंड से सामने आई है। जी हां, झारखंड के जमशेदपुर में 30 जुलाई को एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुन करके जान करके हर कोई हैरान रह गया। आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर एक शख्स ने घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा बुक कराया। जब शख्स जैसे ही ऑटो में बैठा उसे वहाँ एक बच्ची की फोटो लगी दिखाई। जब शख्स बच्चे की फोटो देख करके बुरी तरीके से चौंक गया। उसने ऑटो ड्राइवर से पूछा कि ये बच्ची कौन है, तो जवाब मिला, साहब ये मेरी भांजी है। तभी वह शख्स बोला, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी बेटी है। इसके बाद दोनों के बीच खूब बहसबाजी हुई। अब यहाँ तक ही मामला पुलिस तक पहुँच चुका है। जानकारी के मुताबिक 3.5 साल पहले अविनाश प्रसाद की पत्नी संगीता ने यहाँ की एक नर्सिंग होम में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। तब नर्सिंग होम वालों ने उन्हें बताया कि आपके जुड़वा बच्चे में से एक लड़का ही जिंदा बचा है, जबकि लड़की की जान चली गई है। परिवार वालों ने तब नर्सिंग होम वालों की बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन अब जब अविनाश ने ऑटो में बच्ची की तस्वीर देखी तो उसने दावा किया है कि ये उसकी बेटी है। नर्सिंग होम वालों पर बच्ची बेचने का आरोप लगाया है। अविनाश का कहना है कि बच्ची की शक्ल हूबहू उसकी तरह है। बच्ची के जुड़वा भाई की शक्ल भी ऐसे ही है। मामले में संगीता मुड़िया उर्फ संगीता प्रसाद ने सिद्धगोरा थाने में शिकायत की है। दंपति डीएनए टेस्ट करवाने की भी मांग कर रहे हैं। जब पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। अविनाश की बीवी ने पुलिस को बताया है कि मैं सिद्धगोरा मिथिला कॉलोनी की निवासी हूँ। साल 2020 में मैं गर्भवती हुई। सिद्धगोरा स्थित नर्सिंग होम में मेरी 7 जनवरी 2021 को डिलीवरी हुई। पहले बेटा पैदा हुआ, फिर बेटी। अस्पताल वालों ने बताया है कि बेटी मृत है। हमने बेटी का सब मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। हमें भी लगा कि शायद सच में ही ऐसा हुआ हो। इसके बाद हम बेटे को लेकर के चले गए। संगीता ने कहा कि मेरे पति अविनाश 30 जुलाई 2024 बारीडी चौक पर खड़े थे। उन्होंने घर आने के लिए ऑटो बुक किया। जब ऑटो में एक बच्ची की तस्वीर लगी थी जो हूबहू उनकी बेटी की तरह दिखती थी। जब तस्वीर के बारे में पूछा तो फिर ऑटो वालों ने बताया है कि ये उनकी भांजी है। इसके बाद अविनाश को संदेह हुआ कि ये उसकी जुड़वा बच्ची है जिसे मृत बताया गया था। जब उसने ऑटो चालक से कहा कि वह उसकी जुड़वा बच्ची है तो फिर ऑटो चालक बहस करके
वहाँ से चला गया। बाद में उसने अपने ऑटो से बच्ची की तस्वीर भी हटा ली। हमें पूरा शक है कि अस्पताल वालों ने हमारी बेटी को बेच दिया था। हम चाहते हैं कि उस बच्ची का DNA टेस्ट करवाया जाए। वो हमारी ही बेटी है, हमें वो वापस चाहिए। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कानून में बड़ा बदलाव की तैयारी कर रही है। जहां संसद में वक्फ अधिनियम संशोधन बिल इसी सप्ताह पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल के सदन में आने से पहले सियासत गर्मा गई है। केंद्र की NDA सरकार में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के मुस्लिम नेताओं ने इस बिल का विरोध किया है। जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने CM नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को बहुत कुछ दिया है, अब चुप क्यों है। JDU के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने सोमवार को कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही क्या धार्मिक मठों को लेकर भी केंद्र सरकार कोई बिल लाए, उसे मठ की जमीन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां केंद्र और फिर राज्य सरकारें वापस कर दें। उन्हें सरकारें अगर अल्पसंख्यक कल्याण के हवाले कर दें तो फिर अल्पसंख्यकों में जो शैक्षणिक पिछड़ापन है उसे खत्म करने के लिए हुकूमत की अनुदान की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार का कब्जा है। JDU के एक अन्य मुस्लिम नेता MLC गुलाम रसूल गौस ने कहा कि केंद्र सरकार को वक्फ से संबंधित प्रस्ताव संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले मुस्लिमों के बीच इस पर चर्चा करनी चाहिए। वक्फ की संपत्ति अंग्रेजों या फिर किसी सरकार द्वारा दिया गया दान या खैरात नहीं है। देश में वक्फ के तहत 8,70,000 संपत्तियां या 9,40,000 एकड़ जमीन है। इसे मुस्लिम समाज के लोगों ने समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के विकास के लिए दिया गया था। अब इस पर केंद्र सरकार इसमें बिल ला रही है जो कि अपना हक जमाने के लिए। ये गलत है, सरासर गलत है। इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आरक्षण नहीं बचाएंगे। इन लोगों ने चुप्पी साध ली है। उनसे आरक्षण बचाने की उम्मीद छोड़ देना चाहिए। इनसे भला नहीं होने वाला है। जहाँ आरक्षण के लिए सड़कों पर उतरना होगा। जहाँ अब तक आंदोलन का रूप ऐसा होना चाहिए था कि पूरा देश देखता, लेकिन पता नहीं क्यों अति पिछड़ा और फिर अनुसूचित जाति ने खुद को कमजोर कर लिया है। यही वजह है कि आरक्षण की हकमारी का खेल रचा जा रहा है। RJD नेता कुमार सर्वजित ने कहा कि जब महागठबंधन के लोगों ने आरक्षण समाप्त किए जाने की बात कही थी तब चिराग पासवान ने कहा था कि राजद के लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब जो भी स्थिति बनती जा रही है उस पर क्या चिराग, जीतन राम मांझी सदन में आरक्षण की बात रखेंगे? अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति ने खुद को कमजोर कर लिया। विधायक कुमार सर्वजित ने आगे कहा कि वोटों का सौदा ऐसे लोगों से कर रखा है जो दिल से चाहते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाए। इनसे आरक्षण के क्षेत्र में कोई भी भला नहीं होने वाला है। सत्ता के लालच में आकर के लोगों ने जमीन बेच दिया है। संविधान में आरक्षण का अधिकार मिला है, यही बड़ी बात है। इसके लिए सड़क पर उतरना होगा। लेकिन राजद आरक्षण के लिए आवाज उठाई क्योंकि मंडल के दौरान सबसे अधिक आरक्षण के लिए संघर्ष किसी ने किया था तो वे राजद के लोग थे और सबसे अधिक केस इन्हीं पर हुआ था। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री ऑफिस यानी कि CMO को उड़ाने की धमकी देने वाला खैनी दुकानदार निकला, जिसे पटना पुलिस ने कोतवाली से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स का नाम जाहिद है जो कि कोलकाता में बाग बाजार थाना क्षेत्र के 40 बीबी गंगोली स्ट्रीट में रहता है। मोहम्मद जाहिद मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के भगवानपुर थाना के नूरपुर गाँव का है। हालांकि पिछले कई सालों से वे अपने परिवार के साथ कोलकाता में रह रहा है। पुलिस ने इसके पास से उस मोबाइल फोन को भी बरामद किया है जिससे CMO को धमकी भरा ईमेल भेजा था। पुलिस की जाँच में पता चला है कि आपसी विवाद के कारण बहनोई ने मोहम्मद जाहिद की बहन को छेड़ा था। इससे नाराज मोहम्मद जाहिद उनसे बदला लेना चाह रहा था। जब पहले भी उनसे अपने बहनोई और फिर उसके परिवार को फंसाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को परेशान किया था। कोलकाता पुलिस ने जांच के बाद उसे छोड़ दिया था। इसके बाद बहनोई को फंसाने के लिए बिहार CMO को उड़ाने की धमकी दी। इस मामले में पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब पटना पुलिस उसे कोलकाता कोर्ट में पेश करेगी और फिर वहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के पटना पहुंचेगी। 16 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय को एक ईमेल मिला था जिसमें CMO को उड़ाने की धमकी दी। उस ईमेल में अलकायदा ग्रुप लिखा था। जब मैसेज पढ़ने के बाद सरकारी महकमे में हरकत मच गया, लेकिन इस मामले की जानकारी पुलिस को चुपचाप तरीके से दी गई। जब पटना पुलिस का दावा है कि जानकारी मिलने के बाद से ही जांच शुरू कर दी गई थी। जब सारे डिटेल्स हासिल करने के लिए कर लिए थे और जांच पड़ताल में ये मोहम्मद जाहिद इसका दोषी है वो पाया गया है, आरोपी है वो पाया गया है। आरोपी खैनी बेचता है, जहाँ खैनी गुटखा बेचने का काम करता है। अब खैनी गुटखा बेचने वाला मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी दे रहा है बिहार में। अब सोचने वाली बात है, ये भी हद है।